Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें से गारंटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा कर बार बार पेपर में आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। Identify the correct sequence of following research organizations according to their year of establishment। ये क्वेश्चन जून 2024 यूजीसी नेट के साथ साथ 2021 में भी एज इट इज पूछा गया था। राइट, सो यहाँ पर हमें उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पता होनी चाहिए। सबसे पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। सो इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है? 1969 एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये क्वेश्चन आप लोगों से मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि ईयर दिया है, नाम दिया है, मैच कीजिए, तो नोट जरूर कर लेना है। अगला है नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स। सो रूरल इंस्टीट्यूट्स को आप लोगों को याद कैसे रखना है कि ये 1995 में स्टैब्लिश किया गया था और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल रिसर्च का इंडियन काउंसिल। सो इसका 1977 डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है और न्यू दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, सो हिस्टोरिकल रिसर्च 1972 न्यू दिल्ली में होगा। एंड लास्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि है हिमाचल प्रदेश शिमला में एंड 1823 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब इस पेपर में मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता था जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया था। ठीक है, तो मुझे ये पता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में है, जो कि पहले पेपर में आया है क्वेश्चन। और मुझे ये भी पता था कि शिमला जो है वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है, अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के, इन सबके टाइम का ये पूरा डेवलप किया हुआ सिटी है। तो ओल्डेस्ट इसका मतलब है यही होगा। तो इसी से हमने ऑप्शन देखे और हमें पता चल गया कि ई सबसे पहले है और एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर मिल गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, देन ICSSR, देन वी हैव ICHR, देन ICPR एंड NCRI। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जहां पर आपको हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव क्लासेस देते हैं। इन लाइव क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ 2 से 3 बार पेपर से पहले आपके पूरे सिलेबस की रिविजन भी हो जाएगी। इस कंप्लीट कोर्स में आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है जहां पर अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो वो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। हर एक क्लास की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिसके साथ स्टूडेंट्स आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन MCQs मिलेंगे। ये रिवीजन MCQs आपको यूनिट वाइज अरेंज करके दिए जाते हैं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन, ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से रिवाइज हो सके। सो न्यू बैच हमारा 12 मई से शुरू हो रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए। साथ ही स्टूडेंट्स, डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम जो कि है UGC नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर देखिए, डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पेपर 1 के रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ताकि आप अपने समय के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी क्लास को अटेंड कर सकें। साथ ही स्टूडेंट्स, लाइव क्लासेस, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आप लोगों को ऐप में हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए और इस कंटेंट का एक्सेस आप लोग ले सकते हो। Which digital platform of Ministry of Education has been formed by merging 3 consortia initiatives? इसमें बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 इनिशिएटिव्स को मिला करके एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बनाया है। ये 3 इनिशिएटिव्स का नाम है UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरा है NLIST एंड इंडेस्ट AICTE कंसोर्टिया। ओके, तो ये 3 इनिशिएटिव है, इन तीनों को मिलाकर एक इनिशिएटिव बनाया गया है जिसका नाम है शोध गंगा, ई शोध सिंधु, ई विद्वान या फिर शोध शुद्धि। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ई शोध सिंधु। तो ई शोध सिंधु आप लोग देख लीजिए, कंसोर्टियम ऑफ हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज। हायर एजुकेशन के जितने भी कंटेंट होते हैं, पढ़ना चाहते हो आप, तो उन सबके PDF फॉर्मेट्स या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये आपको मिल जाता है।
राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसको इन्फ्लिबनेट सेंटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसकी सबसे ज्यादा खास बात क्या है, ये इनिशिएटिव क्या करता है, आप लोग जैसे अपने कॉलेज में जाते हो, आपकी लाइब्रेरी में जाते हो, आपके कॉलेज की आइडिया लाइब्रेरी के ज़रिए ही आप इसके कोर्सेज़ को या चीज़ों को या रिसोर्सेज़ को एक्सेस ईज़िली कर सकते हो। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रिसर्च की एब्रिविएशंस दी हैं। अब देखो रिसर्च में थीसिस लिखनी होती है, तो थीसिस में पहले इतना कुछ लिखा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म्स बनाई गई हैं। तो ये 4 शॉर्ट फॉर्म्स आपके सामने दी हैं और उनका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, तो हम ऑप्शन डी से शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आया है। आईबीआईडी, आईबीआईडी क्या होता है? आईबीआईडी बेसिकली यूज किया जाता है अगर हमें चेक करना होगा कि सेम प्लेस पे किसी चीज को रखा गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है इन द सेम प्लेस। इसको और ज्यादा मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन देखिए इसी में से आपको आंसर मिल जाता है। डी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी यहाँ पर भी था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो इसको देख लीजिए, आईबीआईडी इन द सेम प्लेस, ETAL goes with and others, ANTE goes with before, CF goes with compare। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, देखिए ETAL which means and others। अब ये क्यों यूज होता है, मान लो आप किसी कोई रेफरेंस दे रहे हो, बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है, उनका नाम आपको देना है, उनका रेफरेंस आपको देना है, तो बहुत सारे नाम लिखना कहीं ना कहीं थीसिस में अलाउड नहीं होता, या स्पेस नहीं है या कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप वहां पर ETAL डॉट करके लिख सकते हो, तो हमें पता चल जाएगा कि आगे भी मल्टीपल ऑथर्स के नाम यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। CF डॉट ये 2022 में क्वेश्चन आया था as it is, ठीक है, इसका मतलब होता है कंपेयर। It is primarily used in endnotes or footnotes to point readers to works that the author recommends referencing in comparison with the work at hand। ठीक है, सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये फुटनोट और एंड नोट्स के अंदर यूज किया जाता है, जिसमें कि ऑथर ये बोल रहा है कि जो भी चीजें अभी पढ़ रहे हो, रीडर्स को ये बोल रहे हैं कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका कंपैरिजन पर्टिकुलर रेफरेंस वाले पॉइंट के साथ किया जा रहा है। तो वो रेफरेंस वाला लिंक या उसका कुछ आईडी वहां पर दी गई होती है। आईबीआईडी एब्रिविएशन in the same place, it is used in citations to quickly cite a source that you have already cited in full इन अ प्रीवियस फुटनोट। अब देखो मान लो आपने एक रेफरेंस जो है अपने थीसिस में पहले दे दिया था, कुछ पेजेस के बाद सेम रेफरेंस के बारे में आपको फिर से बात करनी है, तो अब सेम रेफरेंस सेम बात को फिर से तो यहाँ पर एक दो पेज में नहीं लिखोगे, तो उस जगह पर आप IBID लिख लोगे और वहां पर उसका रेफरेंस दे दोगे, तो डायरेक्टली ऑथर को पता लग जाएगा, रीडर को सॉरी पता लग जाएगा कि पेज नंबर 2 में मान लीजिए हमने जो पढ़ा था ये वही चीज के बारे में बात कर रहा है। तो इन द सेम प्लेस इसको कहा जाता है। Which of the following refers to a sampling approach in structured observations whereby a sampled individual is observed for a set पीरियड ऑफ टाइम या फिर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपको एक ऐसे सैम्पलिंग अप्रोच को ढूंढना है जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, जिसमें जो पर्सन एज अ सैंपल यूज किया जा रहा है उसको एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाएगा, उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन है फोकल सैंपलिंग, इसको हम लोग फोकस सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, स्नोबॉल, पर्पसिव या फिर क्लस्टर। सो देखिए क्लस्टर में क्या होता है, सेम टाइप के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं लोगों के, ठीक है, और उसमें से एज अ सैंपल सेलेक्ट कर दिया जाता है किसी को। ऑलरेडी थ्योरी वीडियो हमने पढ़ी है, नहीं अगर वो वीडियो अभी तक आपने देखी है, ठीक है। सो क्लस्टर सैंपलिंग ये हो गया। पर्पसिव सैंपलिंग होता है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस पहले ग्रुप का डिसाइड किया जाता है, फिर उस अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है ये बेसिकली रेफरेंस के बेस पर काम करती है, ठीक है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक पर्सन को बोला जाता है दूसरे को रेफर करो, तीसरे को रेफर करो, फिर कहीं जाकर हम किसी सही पर्सन तक पहुंच सकते हैं। वैसा ही कुछ स्नोबॉल सैम्पलिंग में होता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोकस सैम्पलिंग या फोकल सैम्पलिंग, जिसमें कि इंडिविजुअल को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया जाता है एक लंबे समय तक। Which of the following digital initiatives provide database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at leading academic इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस? अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब का डेटाबेस है, उन सब की प्रोफाइल्स कहाँ पर होती है? ई विद्वान के अंदर होती है। विद्वान मतलब पढ़ा लिखा एक्सपर्ट आदमी, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड ई विद्वान। सो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए कितने सारे आप देख सकते हो कितने लोगों की प्रोफाइल रजिस्टर्ड है, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, कितनी पब्लिकेशंस रिसर्च के अंदर हो चुकी हैं। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। इसकी एक इनिशिएटिव भी इसी के अंदर आता है एंड इसकी टैगलाइन है एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क। सो ये सब चीजें एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, the research involves, the research involves, इसमें पूछा है एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया है एंड जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन में, मान लीजिए 100 लोगों की पॉपुलेशन है, एक रिसर्च करने के लिए मैं उन लोगों के बीच जा रही हूँ, हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस है कि उनका सिलेक्शन हो सके। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। डायरेक्ट डेफिनेशन आपके सामने रखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टाइप्स में से पहले क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब यूजीसी नेट में और सेट में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइप्स की जगह आपको इनके थ्रेट्स पूछे जाएंगे, इनका जो खतरा होगा वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी हमने पढ़ी है, उसी के थ्रेड्स दिए हैं और दूसरी तरफ उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। सो मैच्योरेशन थ्रेड, एट्रिशन थ्रेड, हिस्ट्री थ्रेड और टेस्टिंग थ्रेड। सो इसको कीवर्ड के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैच्योरेशन थ्रेड occurs because of short और long term changes in participant। इसको आप ऐसे याद रखिए कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस, जब एक पर्सन, ठीक है, जब एक पर्सन क्या करते हैं, जब एक पर्सन मेच्योर होते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो मेच्योर हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेच्योरेशन को आप लोग लिंक कर सकते थे। अगला आ जाता है हमारे पास एट्रिशन। देखिए वैसे तो ए को थर्ड से मैच करते ही हमें आंसर मिल जाता, फिर भी देख लेते हैं एट्रिशन थ्रेड क्या बोलता है। When participants drop out of a study leading to a change in the nature of the sample। एट्रीब्यूट, एट्रीशन से आप लोग एट्रीब्यूट रखिए, और एट्रीब्यूट क्या है, सैंपल का नेचर हमें बताते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमें बताते हैं। तो यहां से आप आसानी से याद रख सकते हो। हिस्ट्री थ्रेड क्या बोलता है, व्हेन सम इवेंट आउटसाइड द रिसर्च प्रोजेक्ट अफेक्ट्स पार्टिसिपेंट। अब हिस्ट्री में मेरे साथ कुछ इवेंट हुआ था, कुछ हादसा हुआ था, कुछ भी हुआ था, तो उसको इवेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो। बेसिकली हिस्ट्री थ्रेड क्या बोलता है कि जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ इवेंट होता है, उससे बाहर कुछ इवेंट होता है और वो पार्टिसिपेंट्स को अफेक्ट करता है। और टेस्टिंग थ्रेड क्या होता है, व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन टेस्टेड प्रीवियसली। अब देखो टेस्टिंग थ्रेड होता है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं और रिसर्चर को पता, सॉरी, सैंपल को पता लग गया, उस पर्सन को पता लग गया कि मेरे बिहेवियर को टेस्ट किया जा रहा है, मुझको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं। वो नेचुरली भी है और जानबूझकर भी जो सैंपल है वो ये काम करता है, तो वो टेस्टिंग थ्रेड होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है, कि मैं कंटिन्यू करूँ इसी सीरीज को, तो मुझे एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यूनिट कौन सी आप चाहते हो, पीवाईक्यूज चाहते हो या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहते हो, वो भी एक बार मुझे जरूर बताना, मैं आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। स्केल्स होते हैं डिफरेंट रिसर्च में, उसको मेजर करने के लिए, तो उनको बताया गया है।
कौन सा वो स्केल है जो कि ऑब्जर्वेशंस को रैंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो रैंकिंग की बात जब आती है, सो वी ऑलवेज गो फॉर नॉमिनल स्केल, नो। ऑर्डिनल स्केल जब एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब रैंक भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही है। इंटरवल स्केल भी है और रेशियो स्केल भी है। तो सही आंसर है बी, सी एंड डी ओनली। अब आप लोगों को पता है या नहीं पता है नॉमिनल स्केल क्या होता है, तो अगेन अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इमीडिएटली अपने हैंड रिटन नोट्स मैं वहां पर शेयर कर देती हूँ इस टॉपिक के। The systematic elimination of extraneous variables other than those you are interested in can be achieved. So आपको बताना है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है रिसर्च के दौरान, अगर हम उसको सिस्टेमैटिकली एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, द सिस्टेमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल अदर देन दोज you are interested in can be achieved with the help of qualitative research. So ये क्वेश्चन भी जून 2024 में एज इट इज आया था और 2021 में भी आपको एज इट इज पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी। इसी के साथ स्टूडेंट सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जरूर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।